नमस्कार फ्रेंड्स। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बिहार सिविल कोड क्लर्क एग्जाम के सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करेंगे। फ्रेंड्स, कुल 90 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें हम हर क्वेश्चन को डिटेल में देखेंगे और उसका सही एक्सप्लेनेशन देंगे। फ्रेंड्स, हमारे पास सेट डी अवेलेबल है, जिसको हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो आइए बिना किसी देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ये वीडियो बाइलिंगुअल होने वाला है, तो इंग्लिश या हिंदी दोनों ही मीडियम के स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि 561 रुपया को ए, बी और सी में इस प्रकार वितरित करना है कि ए को बी से 120 रुपया ज़्यादा मिले, यानी जितना बी को मिलेगा उससे 120 रुपया ज़्यादा ए को मिलेगा। तो अगर हम मान लेते हैं कि बी को मिलता है 100 रुपया, तो ए को मिलेगा 120 रुपया ज़्यादा, तो x + 120, और सी से 120 रुपया कम, यानी ए को जो मिल रहा है पैसा वो सी से 120 कम, या इसको ये बोलें कि सी को जो मिलेगा वो ए से भी 120 ज़्यादा, तो हो जाएगा x + 120 + 120। अगर हम तीनों को जोड़ेंगे ए, बी और सी का, तो तीनों मिलाकर 561 रुपीज़ हमारे पास है। यहाँ से सॉल्व करके हम x का वैल्यू निकालेंगे तो आएगा 67। आप इसे जोड़ करके वैल्यू निकाल लेंगे। तो पूछा गया है बी का भाग, तो बी को हमने x माना था, x का वैल्यू 67, तो ऑप्शन बी सही आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर है ऑप्शन बी, 67 रुपये। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है कि यदि A/B 3/4 है और B/C 4/7 है, तो A/B/C का सम उसमें C से डिवाइड करना है, क्या आएगा? तो देखिए A/B 3/4 है, B/C 4/7 है, तो B दोनों में कॉमन है और B का वैल्यू दोनों जगह सेम दिया हुआ है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होगा। हम A को 3 ले लेंगे, कंसीडर करेंगे, B को 4 और C को 7 कंसीडर करते हुए सॉल्व करते हैं। तो जैसे ही हम C को 7 लेंगे तो तीनों को ऐड करेंगे, तो 3 + 4 + 7 आ गया 14, और इसको 7 से डिवाइड करेंगे, C से डिवाइड करना है तो कट कर आ गया 2, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर है 2। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन में बोला गया है फ्रेंड्स कि यदि दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में, दो संख्याएं जिनका अनुपात क्या है, 3 और 4 है, तो अगर हम एक संख्या को 3x ले लें, दूसरे को 4x हो जाएगा। इनका लघुत्तम समापवर्त 84 है, तो लघुत्तम समापवर्त दोनों का अगर हम निकालते हैं तो आ जाएगा 12x, और ये 84 के बराबर। तो यहाँ से x का वैल्यू निकल गया 7, तो एक नंबर हो गया 21, दूसरा हो गया 28, यानी 28। तो पूछा गया इनमें से बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या है 28, तो ऑप्शन सी में है 28, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। चलिए हम चलते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में बोला गया है कि ए एक कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ए काम को करेगा 12 दिन में, और बी और ए दोनों अगर मिल के काम करें तो 8 दिन में ही ख़त्म कर देगा। तो अकेला बी कितना दिन में करेगा? तो इसको निकालने के लिए आप सिंपल ट्रिक का यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स, कि ए और बी दोनों मिल के 12 दिन में करता है और एक 8 दिन में अकेला करता है, तो दूसरा को दोनों के डिफरेंस से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो 4 × 2 = 8, 12 × 2 = 24, यानी आंसर आ गया 24 दिन। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन ए सही आंसर, यानी 24 डेज। चलिए पाँचवें क्वेश्चन को देखते हैं। पाँचवा क्वेश्चन में कहा गया है कि ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी 15 दिन में और सी 20 दिन में पूरा करता है। ए अकेला काम करेगा तो 10 दिन लगाएगा, बी अकेला करेगा तो 15 दिन में करेगा, और सी 20 दिन में करेगा। ए और सी मिल के 2 दिन काम किया, तो ए और सी के 2 दिन का काम हम निकाल लेंगे। तो ए 1 दिन में करता है 1/10, बी करता है 1/15 और सी 1 दिन में 1/20, तो दोनों को हम निकाल लिए। तो ए और सी का 1 दिन का आ गया, इसको 2 से गुना कर देंगे तो आ गया 2 दिन का काम। फिर हम बचे काम को निकाल लेंगे। इन दोनों को अगर आप ऐड करके देखें
तो ये आ जाएगा 2/20, इसको कर दें 3/20 और ये 2 यानी 3/10 का हम ये दोनों मिलकर कर लेते हैं। तो बच गया कितना 1 - 3/10, तो 7/10 वर्क बच गया है, जिसको कंप्लीट करना है किसको, बी और सी को। ए के बदले आ गया है बी और सी तो सी है ही। तो अगर हम आगे इसको दोनों को सॉल्व करके देखें तो हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन सी 6 दिन। आइए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। कार ए ने 448 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय की और कार बी ने 9 घंटे में कार ए से 110 किलोमीटर ज़्यादा दूरी तय की। तो ए और बी कार की गति का अनुपात। तो देखिए कार ए 448 किलोमीटर चला है 8 घंटा में, तो इसका स्पीड हो जाएगा 4/8 इसको निकालेंगे तो 56 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर हम कार बी की बात करें तो कार बी चला है कितना, तो 448 किलोमीटर में 110 किलोमीटर और ऐड कर देंगे तो हो गया 558 किलोमीटर। और बी का स्पीड निकालना है तो इसको 9 से डिवाइड कर दीजिए, तो बी का स्पीड 9 से डिवाइड कर देंगे तो 62 आ गया। तो कार ए है 56 और बी है 62, तो दोनों का रेशियो आप निकाल दीजिए सिंपली। तो 56:62, तो 2 से दोनों कटेगा 28:31, तो 28:31 यानी ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। चलिए अब हम चलते हैं 7वें क्वेश्चन की ओर। कह रहा है ए ने 5,000 रुपया 2 वर्ष के लिए बी को दिया तथा सी को 3,000 रुपया 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर एक ही दर से दिया। पैसा ए ने दिया है 2 आदमी को, एक बी को और एक सी को। बी को 5,000 रुपया दिया 2 साल के लिए, सी को 3,000 रुपया 4 साल के लिए, और दोनों का रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है। इस तरह से उसको ब्याज में कुल 2,200 रुपया मिला है, तो ब्याज की दर निकालना है। फ्रेंड्स अगर हम बी की बात करें तो बी से जो ब्याज मिलेगा उसको हम लिख सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। रेट को आर हम लिख देते हैं बाई 100, ये हो जाएगा बी का। इसी तरह से जो सी को दिया है उसको लिख सकते हैं 3,000 इंटू 4 4 साल के लिए, आर बाई 100। अब इन दोनों को आप कैंसिल कर दीजिए, तो यहाँ से आ गया 100R, यहाँ से आ गया 120R। अब देखिए दोनों को जैसे ही हम जोड़ेंगे तो हो गया 220R। दिस इज इक्वल टू 2,200 रुपया, ये कट के आ गया 10। तो सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है यानी ब्याज की दर निकल गया 10%। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहा है एक निश्चित प्रतिशत ब्याज दर पर 3 वर्षों में 8,028 रुपया हो जाती है कोई राशि और 6 वर्ष में 12,042 रुपया हो जाता है। जब ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है तो मूल राशि क्या है। तो आप जानते हैं फॉर्मूला, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल 1 प्लस रेट बाई 100 पावर टाइम। इसका हम यूज करेंगे, पहले यहाँ पे एक बार रखेंगे 8,028 रुपया, प्रिंसिपल पता नहीं, 1 प्लस रेट बाई 100 पावर 3। दूसरी बार फिर से इस फॉर्मूला में पुट करेंगे 12,042 इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट बाई 100 पावर 6। दोनों को सॉल्व करते हुए हम पी का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो जो पी का वैल्यू हमारे पास निकल के आएगा वो आता है 5,352 रुपये। कैलकुलेशन आप करके देख लें। चलिए अब हम चलते हैं 9वां क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है कि एक व्यक्ति मोटरसाइकिल द्वारा निश्चित दूरी तय करता है, वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा धीरे चलता तो 8 मिनट ज़्यादा लगता। अगर वो अपना स्पीड कम कर लिया 6 किलोमीटर प्रति घंटा से तो उसे 8 मिनट ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर वो स्पीड 4 किलोमीटर तेज कर लिया होता तो उसे 4.5 मिनट कम यानी
9/2 मिनट कम लगते। तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं ट्रिक का भी यूज करके, जिसमें हम डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला सिंपल यूज करेंगे, डिस्टेंस इक्वल टू यूजुअल स्पीड इनटू इंक्रीज इन स्पीड या डिक्रीज इन स्पीड बाई डिफरेंस इन स्पीड इनटू टाइम, कितना टाइम का डिफरेंस हुआ। इसका यूज करके हम इसे इजीली सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद हमारे पास आएगा 72 किलोमीटर डिस्टेंस, यानी उसको जो डिस्टेंस तय करना था वो था 72 किलोमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि 2.57 पे रेकरिंग है। तो इसे अगर आप सॉल्व करते हैं तो सिंपल तरीका होता है 257 लिख दीजिए और इसमें 2 माइनस कर दीजिए और जितना पे बार लगा हुआ है उतना 9 पुट कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 255/99। इसी तरह से 168 में 1 कैन सब्ट्रैक्ट करेंगे बाई 99, यानी 167/99, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके लाएंगे तो देखेंगे कि हमारे पास आता है इसका आंसर 0.8 रेकरिंग। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। फ्रेंड्स चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 में है जंक ईमेल इज ऑल्सो कॉल्ड, यानी जंक ईमेल को क्या कहा जाता है। जंक ईमेल को स्पैम बोलते हैं, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, स्पैम। अगला क्वेश्चन है डेटा ट्रांसफर रेट इन नेटवर्क और मॉडेम इज मेजर्ड इन। नेटवर्क या मॉडेम में डेटा स्थानांतरण दर मापा जाता है किससे। तो ये हमेशा हम जब मोबाइल चलाते हैं उसमें देखते हैं कि MBPS में आता है, तो यहाँ मेगा बीट्स नहीं है तो बीट्स पर सेकंड, यानी ऑप्शन बी सही आंसर है, बीट्स पर सेकंड में। ऊपर में दिया हुआ है बीट्स पर मिनट में मेजर नहीं करते हम, मेजर किया जाता है बीट्स पर सेकंड, मेगा बीट्स पर सेकंड, किलो बीट्स पर सेकंड, इस तरह से KBPS, MBPS या BPS। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ए वीडियो कंसिस्ट ऑफ ए सीक्वेंस ऑफ, यानी एक वीडियो किसके अनुक्रम से मिलकर बनता है। तो आप देखे होंगे जब भी वीडियो किसी मोबाइल फ़ोन में हम रिकॉर्ड करते हैं तो लिखा हुआ होता है उस पर 30 FPS 40 FPS, यानी फ्रेम पर सेकंड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, फ्रेम्स। फ्रेम्स मीन्स पिक्चर। इसका अगला क्वेश्चन पे चले तो क्वेश्चन नंबर 14 में पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। इनमें से कौन वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, शब्द संसाधक सॉफ्टवेयर है। तो वर्ड परफेक्ट भी है, गूगल डॉक्स भी है, MS वर्ड भी है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, इनमें से सभी, यानी तीनों का तीनों ऑप्शन जो है उसमें हम वर्ड प्रोसेस करते हैं, ये वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर यूज टू कैरी आउट टास्क सच एज राइटिंग ए लेटर, यानी वह सॉफ्टवेयर जिसे किसी टास्क को पूरा करने के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे कि पत्र लिखना है। तो इस तरह के सॉफ्टवेयर जिस पे हम कोई अपना काम कर रहे होते हैं, जैसे कुछ टाइप कर रहे हैं, लेटर टाइप करके लिख रहे हैं, तो इसको बोला जाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यानी हम चीज़ों को अप्लाई कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंप्यूटर लैंग्वेज। निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की भाषा नहीं है। तो बेसिक कंप्यूटर की भाषा है, कोबोल है और फोर्ट्रॉन। लोटस कंप्यूटर की भाषा नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, यानी लोटस कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेब ब्राउजर। कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है इसमें। तो आप जो नॉर्मली से यूज भी करते हैं, क्रोम ब्राउजर यूज करते हैं, मोजिला फायरफॉक्स और ओपेरा। याहू वेब ब्राउजर नहीं है बल्कि वेब एड्रेस है। याहू एक वेबसाइट है, जबकि ओपेरा, क्रोम और मोजिला फायरफॉक्स ये तीनों वेब ब्राउजर्स हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, याहू। अगला क्वेश्चन एजुकेशनल पर्पस के लिए यानी शिक्षण उद्देश्य के लिए कौन सा डोमेन यूज होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, .edu। edu यानी एजुकेशन। .in इंडिया के लिए है, .org किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज होता है और .com कॉमर्शियल वेबसाइट के लिए यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम मैनेजेज कोऑर्डिनेट एंड ऑपरेस द ऑपरेशन ऑफ ऑल द अदर कंपोनेंट्स। निम्न में से कौन कंप्यूटर सिस्टम में कंप्यूटर के सभी घटकों का प्रबंधन व संचालन तथा समन्वयन का कार्य करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कंट्रोल यूनिट, जिसे सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहते हैं। अब चलते हैं 20वां क्वेश्चन की ओर। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है फुल फॉर्म से। जेपीईजी स्टैंड्स फॉर, यानी जेपीजी का विस्तार क्या है? तो इसका सही आंसर है ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप, ऑप्शन सी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। अगला क्वेश्चन फिर से फुल फॉर्म पूछा गया है। यूआरएल स्टैंड्स फॉर, तो यूआरएल का फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन बी, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्प्रेडशीट फाइल्स का एक्सटेंशन क्या होता है? स्प्रेडशीट फाइल जब हम कहीं पे स्टोर करते हैं तो उसका एक्सटेंशन क्या दिखता है? जैसे पीडीएफ को जब एक्सटोर करते हैं तो .pdf दिखते रहता है, इसी तरह से स्प्रेडशीट फाइल का एक्सटेंशन है .xlsx, XLSX, एक्सेल शीट के लिए यानी स्प्रेडशीट के लिए। अगला क्वेश्चन है द इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम इन स्प्रेडशीट आर कॉल्ड। स्प्रेडशीट में पंक्तियों और स्तंभ के प्रतिच्छेदन को क्या कहा जाता है? तो स्प्रेडशीट में आप देखेंगे इस तरह से जो हमारा रोज और कॉलम्स है, तो इस एक पार्टिकुलर को बोला जाता है सेल्स। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है वीडियो के संचारण के लिए संपीड़न तकनीक यानी कॉम्प्रेशन टेक्नोलॉजी विच इज यूज्ड फॉर ट्रांसमिशन ऑफ वीडियो को अगर एक जगह से दूसरे जगह भेजना है कहीं, तो उसके लिए उसे कॉम्प्रेस करते हैं ताकि उसका साइज कम हो। इसके लिए किसका यूज करते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एमपीईजी का यूज करते हैं वीडियो को कंप्रेस करने के लिए। अगला क्वेश्चन है एक चिप है जो सीपीयू में गणितीय और तार्किक निर्देश निष्पादित करती है, यानी ए चिप विच परफॉर्म अरिथमेटिक एंड लॉजिक इंस्ट्रक्शन इन सीपीयू। तो आप जानते हैं कि सीपीयू में अरिथमेटिक और लॉजिक इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करने का काम करता है एएलयू, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ये एक तरह का माइक्रो प्रोसेसर है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर 29, यानी अगले 4 क्वेश्चन के लिए एक रीजनिंग का सवाल है, जिसमें ये कहा गया है कि 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई और एफ, कुल 6 लोग हैं ए बी सी डी ई एफ, 2 पंक्तियों में बैठे। तो हम 2 पंक्ति ले लेते हैं, 1 2 3, 3 लोग इसमें 3 लोग इसमें, दोनों में 3-3 लोग बैठे हैं। कह रहा है ई किसी भी पंक्ति में किनारे में नहीं बैठा है। तो किसी एक पंक्ति को आप कंसीडर कीजिए। हम सपोज करते हैं कि पंक्ति 1 में ई बैठा है, ई किनारे में नहीं बैठा है तो ऑब्वियसली बीच में ही ई आएगा। अगला है कि एफ के बाईं तरफ दूसरा व्यक्ति डी बैठा है, एफ के बाएं तरफ दूसरा व्यक्ति डी है। अगर हम एफ को यहाँ रखते हैं इस जगह पे, तो इसके बाएं यहाँ पे डी बैठेगा। एक बार अगला पढ़ लेते हैं। ई के पास सी बैठा है, जो डी के सामने की तरफ विकर्णता विपरीत बैठा है। ई के पास में सी है, ऑब्वियसली ई के पास सी है तो हम यहाँ पे सी लेते हैं। और सी कैसे बैठा है? तो डी के सामने की तरफ विकर्णतः विपरीत, तो इसका डायगोनली अपोजिट, बिल्कुल इसका ठीक सीध में यहाँ पे डी बैठेगा। अब इससे ऊपर वाला जो इंस्ट्रक्शन है उसे देखते हैं। एफ के बाईं तरफ दूसरा व्यक्ति डी है, इसका मतलब यहाँ पे एफ हो गया दूसरे रो के राइट में। अब कह रहा है एफ के पास बी बैठा है, तो यहाँ पे बी हो गया, तो बच गया ए यहाँ पे आ गया। तो हमारे पास ये क्लियर हो गया कि किस तरह से बना हुआ है। 2 कॉलम, एक और एक दोनों रो में, एक जगह पे ए ई सी और दूसरे में डी बी एफ। अब ये क्लियर है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है निम्न में से कौन सा
एक दूसरे के भी सामने विकर्णता बैठा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और एफ। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक ही पंक्ति में बैठा है, सेम रो में बैठा हुआ है। तो हमने दोनों रो में देख लिया था कौन कैसे है। यहाँ पे डी बी एफ, यहाँ पे ए ई सी। तो एक ही पंक्ति में कौन है, तो ऑप्शन ए और ई। देखिए ए ई सी में। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें तो इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा दो पंक्तियों में से एक में बैठे हैं। तो इसको देखिए ध्यान से, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, डी बी एफ। डी बी एफ यहाँ पे देखिए हमने इसे पहले ही बना लिया था। अगला क्वेश्चन है 29, डी और ई के स्थान को अदला बदली कर दें तो नए स्थान पे डी के पास कौन बैठा है। अब क्या करना है, ई और डी को अदला बदली कर दें, यानी यहाँ से ई को हटा देना है और इसके बदले डी को बैठा दें। तो जैसे ही डी को यहाँ बैठाएंगे तो देखिए इसके बगल में ए और सी आ जाएगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सी एंड ए। तो इस तरह से ये 4 क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ए एंड बी आर ब्रदर्स, सी एंड डी आर सिस्टर्स, एज सन इज डीज ब्रदर, हाउ इज बी रिलेटेड टू सी। यानी ए और बी भाई है, सी और डी बहन है, ए का बेटा डी का भाई है। तो बी सी से किस प्रकार जुड़ा हुआ है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी चाचा। सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, यानी चाचा। अब अगर इसे ध्यान से समझें तो ए और बी भाई, ए हो गया बी हो गया भाई, सी डी दोनों बहन है। अब कह रहा है ए का बेटा डी का भाई है। तो ए का जो बेटा है, कोई मान लीजिए यहाँ पे ए का बेटा है, ये क्या है, डी का भाई। तो ये दोनों जब डी और इसका बेटा भाई है तो इसके लिए ये चचा, इस चचा का भाई चचा, तो ये हो गए चाचा। अगला क्वेश्चन, ए बी और सी बहनें हैं, डी ई का भाई है और ई बी की बेटी है। ए से डी किस प्रकार संबंधित है। तो देखिए ए बी सी ये तीनों के तीनों बहन हैं, ये क्लियर है। डी ई का भाई है और ई बी की बेटी है। तो बी के बेटी ई है और ई का भाई जो है वो डी है। अब ई और डी दोनों भाई बहन हैं, तो ये माँ की बहन मौसी। तो ऑप्शन डी हो गया मौसी। तो क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मौसी। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 में बोल रहा है कि ए और बी विवाहित जोड़ा है, यानी ए एंड बी आर मैरिड कपल्स इन विच बी इज हस्बैंड, जिसमें बी पति है। तो बी हो गया पति, तो ए हो गई पत्नी। अब एक्स और वाई भाई हैं, एक्स ए का भाई है। तो ए का जो भाई है वो एक्स है और एक्स वाई दोनों भाई हैं। तो इन दोनों का इससे रिश्ता क्या है, बहन का हस्बैंड बी हो गए। तो बी के लिए ये दोनों साला। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, साला। यानी बी का एक्स या वाई दोनों में किसी से भी पूछे दोनों के साथ कैसा रिश्ता है, तो साला का रिश्ता है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 से 35 के लिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रश्न में दिए गए शब्द में वर्णों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच उतने ही वर्ण हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में इनके बीच होते हैं। यानी जो हमारे पास दिया गया है कोई एक शब्द, उसमें ऐसे 2 वर्ण देखना है जिसके बीच उतना ही वर्ण आ रहा है जितना अंग्रेजी वर्णमाला में भी होता है। तो पहला क्वेश्चन है ब्राइटर, यानी क्वेश्चन नंबर 33 में है ब्राइटर। तो ध्यान से देखिए, इसमें हमारे पास सबसे पहले तो एक है जी और एच। जी एच कंटिन्यूड होता है, इसके बीच में कोई नहीं आता, तो जीरो का जीरो, यहाँ भी जीरो ही आ रहा है। दूसरा है आई और ई के बीच पेयर लग रहा है, ध्यान से देखिए आई और ई। तीसरा है टी और आर के बीच में, टी और आर के बीच में आर एस टी, केवल एक आता है एस,
और यहाँ भी देखिए टी और आर के बीच में केवल एक ई आया हुआ है। तो इस तरह से हमको 3 मिल गए, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी 3। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34। 34 में हैकल HACKLE। अगर इसमें देखें तो हमारे पास कौन कौन सा पेयर मिलता है, तो सबसे पहले तो H और L मिल रहा है, दूसरा है A और E, तीसरा है H और K। ये 3 हमारे पास मिल रहे हैं जिनमें ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी 3। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करें PI से KLE, पिकल। इसमें हमारे पास कौन कौन मिल रहा है, तो एक तो P और L के बीच, दूसरा I और L के बीच, तीसरा I और E के बीच। तो कुल 3 इसमें भी आ रहा है, तो ऑप्शन बी यानी 3। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है सोप्स क्लीन सरफेस ऑन द प्रिंसिपल बेस्ड ऑन। साबुन के द्वारा सतहों को साफ करने के लिए किस सिद्धांत का प्रयोग करते हैं, यानी किस सिद्धांत पर आधारित है कि साबुन के द्वारा सतह साफ किया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पृष्ठ तनाव पर यानी सरफेस टेंशन पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 37, करेंसी नोटों में जालसाजी का पहचान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी तरंगों का प्रयोग होता है। करेंसी नोट में फॉर्जरी डिटेक्ट करने के लिए कौन सा तरंग यूज किया जाता है, किस वेव का यूज करते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अल्ट्रा वायलेट वेव यानी पराबैंगनी तरंगे, पराबैंगनी तरंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जिप्सम का रासायनिक सूत्र है, यानी जिप्सम का केमिकल फार्मूला है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन है CaSO4 2H2O। जिप्सम का केमिकल फार्मूला CaSO4 2H2O। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 की ओर चलते हैं। कह रहा है अब टू यानी थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन नामक एक हार्मोन उत्पादित करती है। थायराइड ग्रंथि के द्वारा थायरोक्सिन हार्मोन उत्पादित किया जाता है, जो करता है, क्या करता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उपापचयी दर को नियंत्रित करता है, यानी कंट्रोल्स मेटाबॉलिज्म रेट, मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। 40 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित विटामिनों में से किस एक का अग्रगामी बीटा कैरोटीन से प्राप्त होता है, यानी किसका प्रीकर्सर है बीटा कैरोटीन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यंग बंगाल आंदोलन, यंग बंगाल मूवमेंट का प्रवर्तक कौन थे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हेनरी विवियन डिरोजियो। हेनरी विवियन डिरोजियो ने यंग बंगाल आंदोलन शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय सेना या आज़ाद हिंद फौज का गठन किनके या किसके विरुद्ध लड़ने के लिए किया गया था। तो आप जानते हैं भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी आज़ाद हिंद फौज का गठन भारत में ब्रिटिश से लड़ने के लिए किया गया था। किसके खिलाफ किया गया था, ब्रिटिश के खिलाफ किया गया था। सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज से ही जुड़े थे। अगले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है। नेशनल कमीशन फॉर वीमेन, इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं विजया किशोर रहाटकर। कोई भी से रेखा शर्मा से कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, रेखा शर्मा, इससे विजया किशोर रहाटकर से पहले रेखा शर्मा ही अध्यक्ष थी, इस समय विजया किशोर रहाटकर। चलिए क्वेश्चन 44 की ओर चलते हैं। नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट यानी नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर अवस्थित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कृष्णा नदी। अगला क्वेश्चन है कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक लंबी तटरेखा है, यानी लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन किसका है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, गुजरात का। सबसे लंबी तटरेखा गुजरात का है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के 2 उपबंध जो सर्वाधिक स्पष्ट रूप से न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति को व्यक्त करते हैं, कौन कौन से हैं, यानी जो जुडिशियल रिव्यू को क्लियरली डिफाइन कर रहा है वो कौन कौन सा है। तो ये इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, आर्टिकल 32 और 226, यानी अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226। अनुच्छेद 32 सुप्रीम कोर्ट के लिए और अनुच्छेद 226 हाई कोर्ट के लिए है।
जिसमें जुडिशियल रिव्यू के विषय में क्लियर मेंशन। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संसद के किसी भी सदन का सदस्य न होने पर भी, जैसा कि हम जानते हैं संसद में लोकसभा और राज्यसभा है, इन दोनों में किसी का भी सदस्य नहीं होगा, फिर भी दोनों सदनों की बैठक में उपस्थित होता है। ऐसे कौन है? तो इसका सही आंसर है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यानी भारत के महान्यायवादी। ये किसी भी सदन में जाकर बैठ सकते हैं, बैठक में भाग लेंगे, लेकिन ये वोट नहीं देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 की ओर चलते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी भारत के संविधान की आधारभूत विशेषता नहीं है, यानी बेसिक स्ट्रक्चर नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, संविधान के किसी भी भाग का संशोधन करने की संसद की निर्विवाद शक्ति। ऐसा नहीं है, बल्कि संसद को भी रेस्ट्रिक्शन है कि किसको अमेंड करना है, कहाँ अमेंड करना है। इसके लिए ही केशवानंद भारती केस शिफ्ट 1 में पूछा भी गया था कि ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन सुप्रीम कोर्ट ने कब किस केस में दिया था, तो केशवानंद भारती केस में दिया था। उसी केस में बताया था कि संविधान को आप अमेंड कर सकते हैं और उसमें किस बात का ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी अमेंड कर दिए। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व न्यूनतम है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश। सबसे कम जनसंख्या घनत्व है अरुणाचल प्रदेश, जहाँ पे 17 व्यक्ति प्रति स्क्वायर किलोमीटर है। और अगर सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व की बात करें राज्यों में, तो उसका आंसर होगा बिहार। बिहार में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व। क्वेश्चन नंबर 50 की ओर चलते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ष 2023-24 में भारत के कुल एफडीआई में सर्वाधिक योगदान करता देश था? यानी जितना एफडीआई भारत में आया है, तो सबसे ज़्यादा एफडीआई किस देश से आया है? तो उसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सिंगापुर। सिंगापुर से सबसे ज़्यादा एफडीआई आया। नेक्स्ट इंग्लिश का क्वेश्चन है। एक पैसेज है जिससे 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप पूरे पैसेज को 1-2 बार सही से पढ़ेंगे और बहुत ही आसानी से अगले 4 क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। वीडियो का लेंथ ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए हम इस पैसेज को पढ़ते नहीं हैं, सीधे हम इसके क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन 51 51 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट डज द रूल ऑफ द रोड सजेस्ट इन द पैसेज? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, इंडिविजुअल फ्रीडम्स मस्ट समटाइम्स बी लिमिटेड टू प्रोटेक्ट एवरीवन्स फ्रीडम। यानी कि सभी की स्वतंत्रता के लिए ज़रूरी है कि इंडिविजुअल की स्वतंत्रता को लिमिट किया जाए। क्वेश्चन नंबर 52 की अगर बात करें, कह रहा है अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हेन ए पुलिस मैन स्टॉप्स ट्रैफिक ही रिप्रेजेंट्स। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, फ्रीडम। ये क्लियर मेंशन है पैसेज में। क्वेश्चन नंबर 54 की अगर 53 की बात करें, तो कह रहा है द ऑथर सजेस्ट दैट सोसाइटी वुड इंटरवीन इफ। तो इसका सही आंसर है पेरेंट इंसिस्ट दैट हिज चाइल्ड शुड नॉट रिसीव एनी एजुकेशन। तो 53 का आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 54 की बात करें, तो कह रहा है कि व्हाट इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन बोथ इंडिविजुअल एंड सोशल फ्रीडम अकॉर्डिंग टू द पैसेज। पैसेज के हिसाब से इंडिविजुअल और सोशल फ्रीडम दोनों को मेंटेन करने के लिए क्या जरूरी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ए बैलेंस बिटवीन इंडिविजुअल एंड सोशल फ्रीडम। इंडिविजुअल फ्रीडम और सोशल फ्रीडम के बीच बैलेंस रखना। चलिए चलते हैं 55 नंबर क्वेश्चन की ओर। डायरेक्शंस है 55 to 59 के लिए कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स सेलेक्ट द वर्ड नियरेस्ट इन मीनिंग। नियरेस्ट इन मीनिंग मीन्स सिनोनिम्स का यूज करना है, यानी कि सिमिलर मीनिंग का। तो क्वेश्चन नंबर 55 है ऑस्टेंटेशन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पेजिएंट्री। क्वेश्चन नंबर 56 है प्राइमोर्डियल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, एलिमेंट्री। अगर 57 नंबर क्वेश्चन की बात करें, तो ये कह रहा है कि मासिव। तो मैसिव का जो सिनोनिम्स होगा वो होगा ऑप्शन ए, इनॉर्मस। क्योंकि मैसिव का मतलब ही विशाल होता है, इनॉर्मस मतलब है विशाल। अगला क्वेश्चन है 58 नंबर, स्टबबॉर्न। स्टबबॉर्न का मतलब जिद्दी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट का मतलब ही जिद्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एस्ट्रोनॉमिकल।
इसका सही आंसर होगा एक्स ऑर्बिटेंट, ऑप्शन ए। अगले 60 से लेकर 64 के लिए हमको अपोजिट वर्ड ढूंढना है, यानी एंटोनिम से ढूंढना है। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 की अगर बात करें तो इसमें है एनाथेमा। क्वेश्चन नंबर 60 में कहा गया है एनाथेमा, इसका अपोजिट वर्ड ढूंढना है। एनाथेमा का मतलब होता है ऐसी आइडिया जिसको हम नफरत करते हैं, जिससे नफरत कर रहे हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, एप्रिसिएशन, यानी प्रशंसा करना। क्वेश्चन नंबर 61 में है ओपेक। तो ओपेक यानी जिससे लाइट पास ना करता, तो इसका उल्टा हो जाएगा जिससे लाइट पास करता हो, यानी ट्रांसपेरेंट। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 62 की बात करें तो इसमें है बी लिटिल। बी लिटिल का मतलब किसी चीज़ को छोटा करना, तो इसका उल्टा हो जाएगा मैग्नीफाई, यानी बड़ा करना, बढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 63 में है इनक्लीमेंट, यानी अच्छा। इनक्लीमेंट, इसके लिए हो जाएगा इसका सही आंसर, इनक्लीमेंट का मतलब होता है खराब मौसम, खराब चीज़ें। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, प्लीजेंट। क्वेश्चन 64 की बात करें तो यह है वैनिटी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ह्यूमिलिटी। अब देखते हैं 65 to 67 इडियम्स एंड फ्रेजेज हैं, जिसका सही आंसर हमको लाना है। तो कह रहा है टू मूव हेवन एंड अर्थ। बहुत ही सिंपल फ्रेज दिया गया है, टू मूव हेवन एंड अर्थ, यानी अर्थ और हेवन, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच घूमना है। इसका मतलब है कि किसी काम को करने के लिए हमने सारा एफर्ट लगाया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, टू मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट। नेक्स्ट पैसेज है टू जंप द गन। तो इसका सही आंसर होगा टू डू समथिंग बिफोर द एप्रोप्रिएट टाइम, यानी कि गन के आगे ही आप जाकर कूद रहे हैं, तो समय से पहले आप काम को कर दिए। सही समय पे जो करना था आप उससे पहले ही कर दिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 67 में टू फ्लाई ऑफ द हैंडल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, टू लूज वंस टेम्पर, अपना टेम्पर खोना, यानी अपना शुद्ध बुद्ध खो देना। अगला क्वेश्चन है 68 to 70 के लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो क्वेश्चन नंबर 68, कॉन्स्टेंट एफर्ट टू अचीव समथिंग, किसी चीज़ को पाने के लिए लगातार जो प्रयास हम कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं परसेवरेंस। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यानी धैर्य। क्वेश्चन नंबर 69, वर्ड्स इंस्क्राइब्ड ऑन द टॉम्ब, किसी टॉम्ब पे जो वर्ड लिखा हुआ होता है, जो शब्द लिखे होते हैं, उसको बोलते हैं एपिटैफ। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, एपिटैफ। अगला है लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन रिटेन बाई हिमसेल्फ, किसी आदमी का लाइफ हिस्ट्री जो उसी के द्वारा लिखा गया। अगर किसी और के द्वारा लिखा जाता तो केवल बायोग्राफी बोलते, लेकिन चूंकि हिमसेल्फ दिया हुआ है इसलिए ऑटोबायोग्राफी। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑटोबायोग्राफी। अब आगे हिंदी का सेक्शन शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर 71 से लेकर 75 की अगर बात करें तो इसमें आपको शुद्ध वर्तनी को पहचानना है कि कौन सा शुद्ध वर्तनी है। तो क्वेश्चन नंबर 71 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, व्यावहारिक। क्वेश्चन नंबर 72 की बात करें तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रादुर्भाव। क्वेश्चन नंबर 73 में सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अप्रत्याशित। 74 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुसंधान। 75 का ऑप्शन डी सही आंसर होगा, अतिशयोक्ति। तो इस तरह से इन 5 का सही आंसर हमने देख लिया। अब चलते हैं 76 से 80 की ओर। क्वेश्चन नंबर 76 से 80 तक अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। 76 में कह रहा है जिसका जन्म न हुआ हो, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अजन्मा। क्वेश्चन नंबर 77 में है जानने की इच्छा रखने वाला है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जिज्ञासु। क्वेश्चन नंबर 78 में है वह वस्तु जो नाशवान हो, तो इसको बोलते हैं नाशवान वस्तु को नश्वर। ऑप्शन ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 79 की ओर चले तो इसका क्वेश्चन कह रहा है कि जो किसी का हित चाहता हो, इसको बोलते हैं हितैषी। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 80, थोड़ा जानने वाला, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, अल्पज्ञ। आगे 2 मुहावरे दिए गए हैं 81 और 82 में। पहला क्वेश्चन है हाथ को हाथ न सूझना, यानी हाथ को हाथ भी न सूझना, मतलब घना अंधेरा होना। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 82 में आंखें चुराना। आंखें चुराना का मतलब होता है कतराना। क्वेश्चन नंबर 83 से 86 के लिए एक पैराग्राफ दिया गया है जिसको पढ़ना है और कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। तो हम बिना समय गंवाते हुए सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 यानी 83 की अगर बात करें तो इसका सही आंसर देखते हैं। तो कह रहा है कि पराधीन राष्ट्र खो बैठता है, तो इसकी सही आंसर है ऑप्शन ए, अपनी समृद्धि खो बैठता है। दूसरा है गद्यांश का सही शीर्षक क्या है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राष्ट्राभिमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 नंबर क्वेश्चन। प्रत्येक राष्ट्राभिमानी के हृदय में अभिमान होता है। जो भी राष्ट्राभिमानी होते हैं उनके हृदय में किस चीज़ का अभिमान होता है, तो इसका सही आंसर है देश की भाषा के लिए, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 86 की बात करें तो इसमें पूछ रहा है कि देशभक्ति प्रेरित करती है। देशभक्ति किस चीज़ के लिए प्रेरित करती है, इसका सही आंसर ऑप्शन ए, अनौचित्य का निवारण करने के लिए, यानी गलत जो कुछ हो रहा है उसको सुधारने के लिए। क्वेश्चन नंबर 87 और 88 में समानार्थक शब्द लाना है, यानी पर्यायवाची शब्द। मृगेंद्र, मृगेंद्र का मतलब मृग का इंद्र, यानी मृग का राजा, तो जंगल का राजा शेर है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शार्दुल। शार्दुल का मतलब भी सिंह यानी शेर, और मृगेंद्र का मतलब भी शेर। अगला है धरती। धरती का पर्यायवाची होगा अचला। अचला मतलब भी धरती। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। 89 और 90 यानी 89 और 90 नंबर क्वेश्चन में विलोम शब्द ढूंढना है। 89 नंबर क्वेश्चन है ऋणात्मक, तो इसका सिंपल आंसर है धनात्मक। ऋणात्मक का उल्टा धनात्मक। लास्ट और 90 नंबर क्वेश्चन जो है वो है अति। अति मतलब अधिक, तो इसका उल्टा हो जाएगा अल्प। अल्प यानी कम। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने कुल 90 क्वेश्चन जो आज के एग्जाम में पूछे गए थे उसको हमने देखा है। आप इस सभी क्वेश्चन को अपने आंसर शीट में मिलान कर लेंगे कि आपने कितने सॉल्व किए हैं, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। फ्रेंड्स, हम फिर से मिलेंगे अगले वीडियो के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।